नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 19 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, इससे आपको क्या फ़ायदा होती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका इंक्रीजमेंट हो जाता है और सभी क्वेश्चन के जड़ तक आप पहुंच पाते हैं और एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इंग्लिश कहने का मतलब है जो वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह आए वो हम इस वीडियो में साथ ही साथ देख लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था 1793 में अंग्रेज गवर्नर के द्वारा जो एक्ट पारित हुआ था यानी चार्टर एक्ट 1793, इसका अन्य नाम क्या है। आपसे सेकेंडरी नेम पूछा था इस एक्ट का। ठीक है, तो इसका अन्य नाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे, तो कार्नावालिस का नाम बता देना है। किसका? कार्नावालिस। अब इस एक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए थे, इसमें 14-15 पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है एक आध मैं आपको बता दूं जैसा कि मुझे स्मरण हो रहा है। इसमें जो है जो वर्कर थे उसके वेतन का भार जो है भारतीय कोष के ऊपर ही डाल दिया गया है ना, भारतीय कोष के ऊपर। इसके अलावा जो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार था इसके जो है इसमें बढ़ोतरी कर दिया गया, इंक्रीजमेंट कर दिया गया थोड़ा सा इसके क्षेत्राधिकार वगैरह में, या यूं कहे तो हाई कोर्ट के पावर में बढ़ोतरी किया गया था। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट सुधार इस एक्ट में लाया गया था कार्नावालिस के द्वारा। कार्नावालिस कोड 1793 में ही आया था। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट होती है, ये आपका ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर वाला पोस्ट हुआ था, तो बंगाल की जो गवर्नर की पोस्ट की शुरुआत होती है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही होती है। और बंगाल की सबसे पहले गवर्नर जो बनता है ये बारेन हैंगस्टस बनता है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट जो आपको सबसे अधिक बार पूछा जाता है इसका ईस्वी, तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में बना था, है ना। और ये जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 देख रहे हैं, जो ये प्रश्न पूछा गया है, ये इसी में संशोधन करके इसका नाम बदला गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मॉर्ले मिंटो सुधार, ये तो काफी ही फेमस है, ये तो आप सभी जानते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार को, क्योंकि इसी के तहत जो है देश में सांप्रदायिक चुनाव सबसे पहले लाया गया था कि हिंदू अलग चुनाव करेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग अलग चुनाव करेंगे। तो ये 1909 में होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है, जिसमें चेम्सफोर्ड आपका जो है गवर्नर होता है और मॉन्टेग्यू जो है उस समय सचिव का एक पोस्ट हुआ करता था, तो सचिव होता है। इसके अलावा ये जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के जो है इस गवर्नर के कार्यकाल में जो इंपोर्टेंट घटना हुआ, ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में 13 अप्रैल को, जो आज भी इतिहास में काला दिन बना है इंडिया के लिए। जनरल ओ डायर इसके मुख्य आरोपी थे और इस डायर को जो है उधम सिंह ने गोली मारा था, वो भी उनके घर लंदन में जाके। इसके अलावा भारत में सिविल सेवा के जनक जो है ये लॉर्ड कार्नावालिस को ही कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन को कहा जाता है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो हमारा ये प्रश्न पूछा गया था आपका, एक सेकेंड, अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि सूरज की प्रकाश में अगर कमी हो जाए कहीं पर तो किस विटामिन की कमी हो जाती है। भाई सब दिन बताते आया हूं कि छोटा बच्चा जब गांव में होता है, ये छोटा सा मुन्ना, तो इसको क्या करते हैं इनकी माता पिता, है ना, इनको जो है आपको धूप में सवेरे सवेरे थोड़ा रख देती है ना, ताकि क्या है इसको विटामिन डी का कमी ना हो, है ना। तो इसको धूप में डाल दिए ताकि विटामिन डी मिले। तो विटामिन डी कहाँ से आता है? सूरज के प्रकाश से, और भी चीज में होती है, लेकिन सूरज के प्रकाश में सबसे ज्यादा और सबसे फ्री, सबसे सस्ता और टिकाऊ है ना। तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको नॉलेज दे देता हूँ, आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए विटामिन से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो गारंटी है मेरी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती गुरु? तो रिकेट्स नामक बीमारी होती है, और एक बीमारी का नाम है ऑस्टियोमलेशिया।
है ना, ऑस्टियो मलेशिया, हड्डी को लेके मलेशिया जाता है ना, ऑस्टियो मलेशिया। अब देखिए ऑस्टियो शब्द से ही आपको पता होना चाहिए कि ये हड्डी की बात कर रहा है। जैसे आप हड्डी के अध्ययन करते हो तो ऑस्टियो में लॉजी लगा देते हो, ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो ऑस्टियो मलेशिया या फिर रिकेट्स, ये दोनों ही बीमारी हड्डी की बीमारी है। इसमें क्या होती है, हड्डी का ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट जो है ये रुक जाती है और हड्डी जो है वक्राकार रूप धारण कर लेता है ना। इसके अलावा इस विटामिन के रासायनिक नाम से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन बी6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन बी12 को साइनोकोबालमीन कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं, तो आप बताएंगे भैया 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। इसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसके कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो भैया स्कर्वी रोग होती है या फिर त्वचा संबंधित बीमारी हो सकती है, बाल का झड़ना ये भी विटामिन सी के कमी से हो सकती है ना। इसके अलावा विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। मैंने विटामिन डी इसलिए नहीं रखा क्योंकि विटामिन डी से प्रश्न ही था, है ना, उसका जड़ यहीं से स्टार्ट हुआ था ये वार्तालाप हमारा। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई के कमी से जो है आपके जनन क्षमता में कमी आ जाती है ना। और विटामिन ई जो है त्वचा के लिए भी अच्छा होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन शब्द का प्रयोग जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना, फंक, सांप वाला जो फंक होता है ना वही वाला। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं और वसा सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सी है, आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप खुद अटेंड किए होंगे। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी है, बाद बाकी जो भी विटामिन है ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब जो है वसा में, फैट में, ये सब जो है फैट में सोल्यूबल है और ये जो है वाटर में है बी और सी, ठीक है। वह इसके अलावा विटामिन ए के कमी से किसकी बीमारी होती है भैया, तो आंख की बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब जो आंख की बीमारी है ना ये विटामिन ए के कमी से होती है। देखिए विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत डायरेक्ट पूछा जाता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है जो आंख के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन बी1 के कमी से बेरी रोग होता है ना। इसके और जो बीमारी था इसे बता ही दिए हैं, है ना। विटामिन बी12 की कमी से आपका जिसे साइनोकोबालमिन कहा जाता है, इसके कमी से रक्त अल्पता हो सकता है जिसे एनीमिया कहा जाता है ना। तो ये सब बात ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूँ, विटामिन से आगे। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे वसा से होती है और कार्बोहाइड्रेट से होती है, ठीक है। वसा से होती है और कार्बोहाइड्रेट से होती है। क्या विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो आप कहोगे ना जी ना, नहीं होता है। जल से होता है क्या वाटर से ऊर्जा की प्राप्ति, तो नहीं होता है। खनिज फाइबर से होता है क्या वाटर की मतलब ऊर्जा की प्राप्ति, तो आप कहोगे नहीं होता है। तो फिर ये क्यों जरूरी है भाई, तो ये इसलिए जरूरी है कि जो शरीर के आंतरिक उपापचयन प्रक्रम होती है इसको निभाने में, यानी इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए इन तीनों की भी आवश्यकता होती है ना। जैसे आयोडीन ना हो तो भाई गलगंड घेगा हो जाता है, तो सबका अपना अपना रोल है ना। लेकिन ये ऊर्जा नहीं देते, कौन कौन से, विटामिन, जल और फाइबर। वसा और कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देने का काम करता है। यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे अधिक वसा जो है कौन प्रोवाइड कराता है शरीर में, तो सबसे अधिक वसा जो है मतलब ऊर्जा जो है वसा आपको प्रोवाइड कराता है 1 ग्राम के दहन से लगभग 9 कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से लगभग 4.2 कैलोरी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार भी आपको आना चाहिए, कई प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे मोनोसैकेरेट, डाइसैकेरेट, पॉलीसैकेरेट, ये ग्लूकोज वगैरह क्या है, मांड वगैरह क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आपके ऑप्शन में आईसीआईसीआई बैंक दिया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया था और 2 और सरकारी बैंक दिए गए थे। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक आपका आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है और देश के तीसरी सबसे बड़ी बैंक है वर्तमान समय में, ठीक है। देखिए देश में अधिकांश बैंकों का विलय हो गया है, ये आप भी जानते हैं, है ना, मर्ज हो गया है अधिकांश बैंक। तो ये मर्ज होने के बाद जो शेष रेस्ट बैंक बचा है
इंडिया के अंदर मात्र 12 बचा है जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है भैया? आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना बताएंगे 1935। राष्ट्रीयकरण आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आरबीआई का कब हुआ था। सार्वजनिक सेक्टर के सबसे बड़ी बैंक जो है ये एसबीआई है। एसबीआई की स्थापना आपसे पूछा जाता है 1955 में होता है। और स्थापना क्या होता है? मात्र नाम बदला जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और जो इंपीरियल बैंक बना था वो 3 बैंकों को मिलकर बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों को जो मिला के बनाया गया था इंपीरियल बैंक 1921 में। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदल के 1955 में एसबीआई कर दिया गया, जो इस समय देश के सरकारी सेक्टर के सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्राइवेट बैंक के कुछ यहाँ पर मैं उदाहरण आपको दे दिया हूं, जैसे आपको खुद ही समझ में आ जाता है भाई प्राइवेट कौन सा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे पीएनबी हो गया है ना, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, है ना, ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है ना। प्राइवेट बैंक के उदाहरण जैसे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, सारस्वत बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, एक आरबीएल बैंक आता है, ये भी प्राइवेट बैंक है। तो ये सब प्राइवेट बैंक है आपका। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि अच्छा एक और पॉइंट है, भारत में सबसे पहले बैंकों की राष्ट्रीयकरण जो किया गया था, नेशनलाइजेशन, ये 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का किया गया था। इसी से आपको रिलेट कर देता है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप कहोगे सर चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बैंकों का सेकेंड टाइम भी राष्ट्रीयकरण इंडिया के अंदर होती है। ये आपका 1980 में होती है 6 बैंकों का। पहले बार किया गया 14 बैंकों का 1969 में, जब 80 में होती है तो 6 बैंकों की होती है। आराम से पढ़िए, है ना, एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनिए। आप जो कोई भी एग्जाम देंगे जहां जीके जीएस पूछा जाता है दोस्तों काम ही आएगा, है ना। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किसे कहा जाता है? देखिए मैंने इसे एग्जाम्पल दे के समझाया है भाई कि मान लीजिए ये घास है, घास को कौन खाएगा? तो टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। अब ये सांप बेचारा मर जाता है तो इसे कौन अपघटित करेगा? तो जीवाणु करेगा, बैक्टीरिया करेगा या फिर कवक करेगा, है ना, जीवाणु और कवक करेगा। अब इसमें आपको पहचानना है कि किसे क्या कहा जाता है। तो घास क्या है भाई? ग्राउंड लेवल, जमीनी लेवल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उत्पादक है, उत्पादक है। ठीक है, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। भाई पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? कंप्यूटर खाएंगे, है ना। तो ये उत्पादक है। इसके अलावा जो ये टिड्डा इस घास को खा के अपना जीवन निर्वाह करता है तो ये प्राइमरी या फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया या फिर फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। इसके अलावा मेढक यहाँ पे सेकेंडरी उपभोक्ता है और सांप यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, और ये सांप को अपघटित कर रहा है जीवाणु। जब ये मर जाएगा, कैरेकस बन जाएगा, तो इसे प्रकृति को कौन लौटाएगा? अपघटित करके, यानी भक्षण करके, है ना। तो ये जीवाणु और कवक, इसीलिए जीवाणु और कवक को इस पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा गया है। अपमार्जक का मतलब सर्फ होता है, सर्फ जैसे कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए जो कैरेकस वगैरह की गंदगी है इसे सफाई करने का काम कौन करता है? जीवाणु और कवक करता है, इसीलिए इसे अपघटक कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले उत्पादक होता है, तब आपका उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता जो है ना कई हो सकता है, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, है ना, थर्ड टर्शियरी, है ना, हो सकता है। इसके लास्ट में अपघटक होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किसे कहते हैं? तो जो भाई जो द्वितीयक उपभोक्ता को भक्षण करता हो उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, अगर हमारी देहाती लैंग्वेज में कहे तो। लेकिन डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि और इससे सटीक ऑप्शन क्या बैठ रहा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि भाई यहाँ पे जो मेढक पहले क्या था? टिड्डा कौन था? मेढक। जो मेढक को खा रहा था यहाँ पे जो है द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ पे पूछा है आपका तृतीयक उपभोक्ता सांप था। इस श्रृंखला में जो मैंने श्रृंखला भी बनाया था, यहाँ पे थर्ड उपभोक्ता कौन थे? कंज्यूमर, सांप थे। ठीक है, तो ऐसे आपको डिपेंड करता है कि वहां पे एक्चुअल लैंग्वेज इसका क्या था। वैसे मैं आपको अच्छे से समझा दिया हूं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, घास, हिरण, बाघ, जीवाणु। ठीक है, घास को हिरण खाएगा, हिरण शाकाहारी होता है, इसको बाघ खाएगा मांसाहारी। अब बाघ मर जाएगा तो जीवाणु इसको जो है प्रकृति को लौटाएगा। समझ गए खाद्य श्रृंखला? इसमें क्या है? घास उत्पादक है, हिरण आपका प्राइमरी उपभोक्ता है, बाघ आपका सेकेंडरी उपभोक्ता है और जीवाणु क्या है? अपघटक है। ठीक है,
इसके अलावा आहार श्रृंखला में पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अभी बात करा हमने। आहार श्रृंखला में अंतिम स्थान पे कौन रहता है भैया? तो जीवाणु और कवक रहता है, जिसे क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं, और इस पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। इसके अलावा एक पुस्तक पूछा गया था, ब्लड एंड फायर के लेखक कौन है? देखिए, ब्लड एंड फायर के लेखक R.R. मार्टिन साहब हैं। ये अमेरिकी राइटर हैं, और मैं एक इसका नाम बताऊंगा ना किताब का, इसके ऊपर सीरीज भी बन चुका है और जो है काफी पॉपुलर हुए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। द गेम ऑफ थ्रोन्स, इनका नाम जरूर सुने होंगे, खास करके युवा पीढ़ी, है ना। तो ये R.R. मार्टिन की ही पुस्तक के ऊपर जो है बनाया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दास कैपिटल के लेखक कौन है दादा? तो कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल के लेखक हैं, ठीक है। इसके अलावा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। हैरी पॉटर ऐसे ही पुस्तक है, जैसे अभी आपको पूछ रखा है फायर एंड ब्लड, वैसे ही हैरी पॉटर, इसके कई श्रृंखला है, हैरी पॉटर पिक्चर भी है, मतलब सीरीज भी है। हैरी पॉटर के जो लेखक हैं J.K. रॉलिंग है। इसके अलावा लाइफ ऑफ पाई आपने पिक्चर देखा होगा, बड़ा ही संघर्ष की कहानी दिखाया गया है इसमें, दिल्ली का एक लड़का को फिल्माया गया है ना। इरफान खान भी है जो हमारे बीच अब नहीं है। तो लाइफ ऑफ पाई जो है ये एन मॉर्टेल के जो उपन्यास हैं उसके ऊपर आधारित एक सच्चाई भरी घटना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लाइफ ऑफ पाई के जो राइटर हैं ये एन मॉर्टेल है, ठीक है। इसके अलावा टेल ऑफ टू सिटीज मैंने बता रखा है, और आपका सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लोपलियर का है, और टेल ऑफ टू सिटीज जो है चार्ल्स डिकेंस का है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। आज जो है विदेशी राइटर के किताब पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एप्रोप्रिएट का आपसे सीनो पूछा गया था। देखिए, एप्रोप्रिएट का जो सेनो हो जाएगा, ये आपका एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? जो फिट हो गया भाई, एकदम जो है, मतलब टच हो गया, मतलब क्या कहें, जैसा चाहिए था वैसा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि राम खाली स्थान अ गुड बॉय, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इज है, आर है, एम है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? तो ईज होना चाहिए, क्योंकि राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से ईज आना चाहिए। आर तो प्लुरल आ जाएगा, एम का इस्तेमाल आई के साथ होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ईज होना चाहिए। तो इसी सेंस में हिंदी में आप समझ सकते हो इसे क्या कह सकोगे कि अप्रोप्रिएट को क्या कह सकते हो? उपयुक्त कह सकते हो, है ना, उपयुक्त कह सकते हो, है ना। तो फिट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में से मिलता जुलता जो भी रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40 आपसे पूछ लिया है, कल ही बताया था। अनुच्छेद 40 पूछे, अनुच्छेद 243 पूछे, अनुसूची 11 पूछे, भाग 9 पूछे, ये सभी के सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। लेकिन फर्क कितना है साहब? तो फर्क इतना है कि अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत की गठन की बात करी गई है, और आर्टिकल 243 जो है इसमें ग्राम पंचायत के जो पंख पर निकलेंगे भाई, उम्र कितनी होनी चाहिए, पर चुनाव कौन करवाएगा, है ना, कितने सदस्य होंगे, है ना, ये कितने साल के कार्यकाल होंगे, इसकी जो बजट में पैसे खर्च होंगे वो कौन करेगा, है ना। तो ये सभी बात जो है इसके पार्ट में करा गया है 243 के पार्ट में। अब 243 के पार्ट में सिर्फ ग्राम पंचायत की बात नहीं करी गई है, नगर निगम की बात भी करी गई है, ठीक है। और इसके अलावा राज्य में जो वित्त आयोग का गठन होता है उसकी भी बात इसमें करी गई है, ये बात भी ध्यान रखना, है ना। तो ये सब 243 के अंदर विस्तृत भास्ट डिटेल है। लेकिन 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की गठन होगी मतलब गांव ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत को दूसरे भाषा में स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन कह सकते हो। कई बार ये पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और कई बार ये पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आप बताइएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पंचायत की शुरुआत जो होती है 1959 से राजस्थान के नागौर से होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको 40 बताया, 243 बताया, 11 और 9 बताया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये अनुसूची 11 तो ग्राम पंचायत से है, और अनुसूची 12 जो है ये नगर निगम से है, जस्ट अगला, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, और इत्तेफाक से हमारे संविधान में 12 को अनुसूची है ना। इसके अलावा ये मैंने भाग 9 बताया तो ग्राम पंचायत, और 9 का ए कर लेंगे ना, 9A या फिर 9K, है ना, 9-1 कह सकते हो, या फिर 9A कह सकते हो, या फिर 9 के हिंदी में कहोगे तो 9 के क कह सकते हो। तो ये सब जो है ये नगर निगम से है। तो ये दोनों तीनों बात जो मैंने बताया
अलग अलग से नगर निगम इसी में इंक्लूड है। 9 के ए में नगर निगम है, 9 में ग्राम पंचायत है, 11 अनुसूची में जो है आपका ग्राम पंचायत है, 12वीं अनुसूची में आपका नगर निगम है ना। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी तरह में बताया था 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से और 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, सादिक अली समितियां, ये तीनों के तीनों समितियां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। 2 करोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, है ना, कि 11वीं अनुसूची में कितने मदों या विषयों को शामिल किया गया है। पंचायत और नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? मैंने आपसे बताया है कि राज्य चुनाव निगम आयोग का, राज्य चुनाव आयोग जो होता है उसका सिर्फ इतना ही काम है कि पंचायत का चुनाव कराना और नगर निगम का चुनाव कराना। बाद बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब की चुनाव की जिम्मेवारी जो है केंद्र चुनाव आयोग का है, यानी निर्वाचन आयोग का है। जो वर्तमान में उनके चीफ जो है ये आपके राजीव कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भैया? सुकुमार सेन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा चुनाव आयोग का आर्टिकल आपसे पूछता है तो 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग के आर्टिकल हैं। इसके अलावा पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है मिनिमम ये 21 ईयर रखा गया और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद। हैदराबाद, कल सनराइजर्स हैदराबाद बेचारा हार गया, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ यहाँ पे कुछ गलती है भैया, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स ऑफ डैट ऑब्जेक्ट, है ना, डैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नेचुरली इज कॉल्ड, है ना। या फिर इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी के बाहर जो ब्रह्मांड और उनके पिंड की जो अध्ययन होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, खगोल शास्त्र कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। 1 वर्ड सब ट्यूशन में आया था। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्रमांक पूछ लिया गया था, कोई पूछने की बात है जी, 7वां है। इससे जो 6 बड़े बड़े देश हैं ये कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा रूसिया, पुतिन जी का। इसके अलावा कनाडा, कनाडा के बारे में क्या है भाई? कनाडा जो है ये विश्व में सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वाली देश है। इसके अलावा अमेरिका, अमेरिका को तो सभी जानते हैं। चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7वें स्थान पे हमारा भारत है और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के पास कुल भूमि कितना है भाई? 100% में 2.4% जो है हमारे पास भूमि है और लगभग 18% से अधिक जनसंख्या हमारे इंडिया में रहते हैं पूरे विश्व का। इसके अलावा वर्तमान में जनसंख्या के मामले में भारत जो है चाइना को पछाड़ के विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया। चलो कहीं तो हम फर्स्ट हैं। ये किसके अनुसार हुआ है? तो यूएनए के अनुसार। अभी 2021 के जनगणना का डाटा रिलीज नहीं हुआ है कि हम ऑफिशियल बताएंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान लगाया है कि भारत की पॉपुलेशन जो है 142 करोड़ से भी अधिक हो गई है, जो चाइना को पछाड़ दिया है। जो कल पूछा भी गया था कि किसको पछाड़ के जो है बना है। तो हर लफ्ज में क्वेश्चन रहता है दोस्तों, सुनिए आराम से। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए परसों पूछा गया था सबसे छोटा महासागर कौन है, तो मैंने पूरा डिटेल दिया था ना जी, दिया था नहीं दिया था, है ना, पीडीएफ भी आपको दिया है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर पहला स्थान रखता है। अटलांटिक महासागर का सेकेंड स्थान है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया भाई अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? हाफ महासागर, तो हिंद महासागर को कहा जाता है। एकमात्र महासागर ऐसा है जिसके किसी देश के नाम पे पड़ा है, इंडिया के नाम पे पड़ा है ना। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, तो अंटार्कटिक जो है ये चौथा है और छठकू जो है आर्कटिक ये 5वां स्थान पे। सबसे छोटा आर्कटिक, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे गहरा भी प्रशांत, है ना। मरियाना खाई जो है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके अलावा अल नीनो ला नीनो, अब अल नीनो ला नीनो क्या होता है मैंने कल ही बताया था, तो ये भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो बच्चे नए हैं इनके लिए अल नीनो और ला नीनो क्या होता है? तो अल नीनो जो है जल को गर्म कर देता है और ला नीनो जो है जल को ठंडा कर देता है, और ये प्रशांत महासागर में पेरू इत्यादि के किनारे में आते हैं। इसके अलावा डिएगो गार्सिया द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाता है तो एस बताओ या 8 बताओ, एस बताओ या 8 बताओ। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहां मिलता है, चूंकि गल्फ स्ट्रीम जो है कोल्ड वाटर मतलब धारा है और आपका जो लेब्राडोर है ये आपका हॉट जलधारा है। जहां दोनों मिलता है वहां प्लैंकटन नाम का जो है घास की उत्पत्ति होती है। ये घास को खाने के लिए जो है मछली समुदाय काफी यहाँ पे आ जाती है और इसीलिए यहाँ पे मछली पकड़ने का केंद्र है ग्रैंड बैंक और डागर बैंक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मकर संक्रांति में किस देवी देवता की पूजा होती है भैया? तो सूर्य की आराधना की जाती है। सूर्य को भोग लगाया जाता है ना, भोग लगाया जाता है
है ना, भोग लगाया जाता है सूर्य को मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति आप जानते ही हैं, जो मकर संक्रांति के समय अनेक इंडिया के अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे केरला के अंदर मकर बिलक्कू कहते हैं, है ना, तमिलनाडु के अंदर पोंगल कहते हैं, असम के अंदर बिहू होते हैं। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। बिहू नव वर्ष में भी सेलिब्रेट होता है असम के अंदर, और ये मकर संक्रांति में भी होता है। एक रंगोली बिहू, माघी बिहू, काटी बिहू। हैप्पी लोहरी, लोहरी कहाँ होती है? पंजाब के अंदर, है ना। इसके अलावा यूपी बिहार इस सब में मकर संक्रांति होती है। उत्तरायण आपका गुजरात में होता है। अगर कोई बच्चा नववर्ष वाला सीट देख के यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो दिक्कत है ना। देखिए तमिलनाडु में जो है पोतांडु होता है नववर्ष, है ना, पोटांडु, है ना। केरल के अंदर विशु होता है नववर्ष, है ना। गुजरात के अंदर पाडवा होता है नववर्ष। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाडवा होता है नववर्ष, है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर उगादी होता है नववर्ष। बिहार के अंदर शीतल होता है नववर्ष। पंजाब के अंदर बैसाखी होता है नववर्ष। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर नवरेह होता है नववर्ष, है ना। मणिपुर के अंदर चेरोवा होता है नववर्ष, है ना। तो ये सब जो है याद रखने की चीज है जी, आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा, है ना। इसके अलावा छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा होती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। इसके अलावा 2000 साल पहले कुषाण की राजधानी पूछा था। यूं कहे तो आपसे ये पूछ रहा है कि भैया जब कुषाण वंश की स्थापना हुआ तो उस समय जो है राजधानी क्या था, ठीक है। ये तो 2000 आपको कंफ्यूज करने के लिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि कुषाण वंश की स्थापना जो है फर्स्ट शताब्दी में है, प्रथम सेंचुरी में हुआ है। तो आज चल रहा है 2021-22, है ना। तो कितने 2023 चल रहा है, माफ कीजिएगा। तो कितने दिन हो गए भैया? 2000 साल, है ना। 2015-20 साल, और ये 15 ईस्वी के करीब, 15 से 20 ईस्वी के बीच में हुआ, एग्जैक्ट कहीं नहीं है ना। 15 से 20 ईस्वी में है। तो मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ थी। देखिए इसकी राजधानी समय समय पे बदलता गया, शासक आते गए, है ना, चोला बदलते गए। तो सबसे पहले जब कुजुल कफडीसेस इस वंश के मतलब संस्थापक है। कुजुल कफडीसेस इस प्रकार से नाम है ना। तो ये जो है संस्थापक हैं आपके किसके? कुषाण वंश के। तो जब ये स्थापना किए थे तो उस समय कपीसा को राजधानी बना था, हालांकि टेम्पोररी राजधानी था। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे। अगर कपीसा है तो राइट आंसर कपीसा ही होगा। इसकी दूसरी राजधानी मथुरा बने, फिर पेशावर भी बने, है ना। तो डिपेंड करता है कि कपीसा था क्या, अगर था तो कपीसा ही आंसर होगा, अगर कपीसा नहीं है तो मथुरा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। कुषाण के सबसे प्रतापी राजा जो है ये कनिष्क को माना जाता है, जो 78 ईस्वी में शक संबंध चलाया था। जो इंडिया का जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संबंध भी है, पंचांग वगैरह इसी के ऊपर चलता है आपका इंडिया का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कनिष्क है इसी के समय में जो है आपका 4th बौद्ध संगति हुआ था आपका कहाँ पे? कश्मीर के अंदर कुंडलवन में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य जो है किससे प्रेरित है आपसे पूछा गया था। तो मणिपुरी नृत्य में एक ऑप्शन भक्ति दिया गया था, तो भक्ति ही हो जाएगा यहाँ पे। और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। एक प्रश्न, अच्छा मणिपुर का नृत्य है, झावेरी बहन इसके प्रमुख कैरेक्टर हैं। साथ ही साथ जो सिंह वाला सरनेम है वो भी इनके कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भैया क्यों आया था? महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक सुधार करने के उद्देश्य से आया था। लेकिन इसमें क्या डिमेरिट थे? तो ये गोरों का कमीशन था, इसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। और ये कब बना था? 1927 में बना था। कब आया था इंडिया? 1928 में आया था, है ना। इसे गोरों का कमीशन कहा गया। और लाला लाजपत राय इन्हीं का जो है विरोध कर रहे थे, तो लाठी प्रहार में जो है सैनिकों के द्वारा इनके माथा पे चोट लग गया, जो बाद में इनकी मृत्यु का कारण बन गया था, है ना। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया आपसे पूछा गया है। देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो है ये आपको काफी आदमी को दिया गया, 12 आदमी को दिया गया था, है ना। तो डिपेंड करता है कि इनमें से ऑप्शन में किसका नाम दिया गया था। अब देखिए नीरज चोपड़ा को तो मिला ही मिला, और मैं आपको बता रखा है कि जो 2021 में मेजर ध्यानचंद मिला 12 में, इसमें से 10 ओलंपियन या पैरा ओलंपियन है। ओलंपियन या पैरा ओलंपियन के खिलाड़ी हैं। और 2 में जो है एक आपका मिताली राज है और एक आपका सुनील छेत्री है जो आउटसाइडर है। बाद बाकी सभी ओलंपियन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में जो भाला फेंक से संबंधित है, और वो हाल में ही टोक्यो ओलंपिक में जो है एकमात्र गोल्ड दिलाया था 87.58 मीटर भाला फेंक के। तो इसके लिए रवि दहिया टोक्यो ओलंपिक में जो है कुश्ती में रजत जीते थे। तो इसके लिए PR श्रीजेश ये आपके हॉकी टीम से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन ये वेट लिफ्टिंग से मुक्केबाजी संबंधित है और असम राज्य से बिलोंग करती है, असम से
से, ठीक है। और अभी अभी जो दिल्ली में आपका विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 संपन्न हुआ है, तो वहां पे भी गोल्ड जीती है आपका लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, मिताली राज क्रिकेटर हैं, जो पहला ऐसा क्रिकेटर है जो आपके जो है 10,000 रन बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा 6 मतलब आपका वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, मिताली राज के नाम। इसके अलावा प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित है, सुमित अंतल एथलेटिक्स है, अवनी लेखेरा निशानेबाज हैं, और अवनी लेखेरा पैरा के खिलाड़ी हैं, और अवनी लेखेरा को पद्मश्री भी दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अवनी लेखेरा राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर भी है ना। कृष्णा नागर और मनीष नरवाल निशानेबाजी, मनप्रीत सिंह को सभी जानते हैं हॉकी, तो ये 12 आदमी को दिया गया था, ठीक है। बात करें 2023 के लिए तो 2022 के लिए तो एकमात्र खिलाड़ी को दिया गया है टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को, जो आपका बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में 4 पदक जीते थे, जिसमें से 3 गोल्ड और 1 जो है सिल्वर जीते थे। अब मैं बता दूं कि ये अवार्ड जो है 1 साल पीछे चलता है, जैसे जो 2023 में घोषणा हुआ ये 2022 के लिए हुआ, 2022 में जो घोषणा हुआ था ये 2021 के लिए हुआ था। तो आपको एग्जाम में जो है 2021 वाला पूछा था, इसका मतलब जो 2022 में आपने पढ़ा था वही आपको यहाँ पे देना था, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टुडे एग्जाम पे मिल जाती है।